तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने जाना था कि निर्धनता को रोकने के लिए निर्धनता निरोधी कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसके अलावा तीव्र आर्थिक वृद्धि से भी निर्धनता कम की जा सकती है। तो हमने देखा था कि तीव्र आर्थिक वृद्धि से निर्धनता कम तो हो सकती है, लेकिन इसका लाभ सीमित समूह को ही मिलता है। तो इसके लिए सरकार ने क्या चलाए? लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। लेकिन उसके भी अपनी क्या हैं? कमियां हैं कि विभिन्न वर्गों को जो इसका लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उस तक नहीं पहुंच पाता है। अभी भी भारत देश में 21.9% लोग क्या है? निर्धन बने हुए हैं। और हमने ये संभावना भी जताई थी कि वो कम होकर कितने हो जाएंगे? 20% हो जाएंगे। लेकिन निर्धनता संबंधी अभी भी हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ी चुनौती है, जैसा कि इस लेसन का नाम ही है, निर्धनता एक चुनौती। तो वो चुनौती क्या है कि कौन सी जो निर्धनता को कम करने में के लिए हमारे सामने चुनौतियां हैं जिसका कि हमें सामना करना है, जानते हैं हम इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। निर्धनता उन्मूलन भारत के लिए सबसे बाध्यकारी चुनौती की सरकार को निर्धनता कम करनी है। मतलब बाध्यकारी मतलब करना जरूरी है, लेकिन ये चुनौती एक बहुत बाध्यकारी है कि किस तरीके से निर्धनता को कम किया जाए। अब ये निर्धनता कम तो हो रही है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि गाँव में और शहरों में निर्धनता में क्या है? असमानता पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बहुत अधिक संख्या में लोग निर्धन हैं, जबकि शहरों में निर्धनता का प्रतिशत काफ़ी कम हुआ है। तो इन दोनों को बैलेंस करना सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी विभिन्न राज्यों में निर्धनता असमानता, ठीक है, समझ में आ रहा है? विभिन्न राज्यों में भी यही दिक्कत है कि जो राज्य हैं, जैसे कि हमने इसका अध्ययन भी किया था कि जो मध्य प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, वहाँ पर अभी भी राष्ट्रीय अनुपात से बहुत अधिक प्रतिशत लोग क्या हैं? निर्धन हैं, जबकि कुछ राज्यों में अभी भी निर्धनता का प्रतिशत काफ़ी कम है। अब इसके अलावा जो दूसरी चुनौती है सरकार के सामने वो है असुरक्षित समूह। इसके बारे में भी हमने जाना था कि असुरक्षित समूह जिसमें कि SC ST, इसके अलावा गांव में काम करने वाले कृषक होते हैं और शहरों में काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। वो लोग अधिक निर्धन हैं और उनमें भी जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं और इसके अलावा महिलाएं हैं, वो सर्वाधिक असुरक्षित समूह में आती हैं। तो इन लोगों को निर्धनता रेखा से ऊपर लाना किस तरीके से लाए, ये सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। यही बात यहाँ लिखी है कि कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति क्या है? असुरक्षित हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे यदि हम देखें तो निर्धनता उन्मूलन है वो किस प्रकार से हो सकता है कि उच्च आर्थिक समृद्धि हो, जैसा कि यहाँ लिखा हो, सबको क्या मिले? निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा हम मिले, जनसंख्या पर क्या हो? रोक। ये आप सारे सेल्फ अंडरस्टूड टॉपिक हैं, आप समझ सकते हैं कि यदि उच्च आर्थिक समृद्धि होगी, जैसा कि हमने बात की, तो निर्धनता कम होगी, सभी लोगों को शिक्षा मिलेगी, अर्थात मानव संसाधन में निवेश होगा, उनको अच्छे रोजगार मिलेंगे लोगों को, तो क्या होगी? निर्धनता कम होगी। जनसंख्या पर रोक लगेगी, यदि जनसंख्या रुक जाएगी, जनसंख्या में कमी आएगी, तो जो हमारे संसाधन है वो सभी लोगों तक पहुँच पाएंगे, तो उससे भी निर्धनता कम होगी। महिला सशक्तिकरण एक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि महिलाएं आगे बढ़ेंगी, महिलाएं यदि शिक्षित होती हैं, हमने बात की थी, तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करती हैं। तो महिलाओं यदि आगे बढ़ेंगी, उनको अवसर अधिक दिए जाएंगे, तो उससे भी क्या होगी? निर्धनता कम होगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का भी क्या? सशक्तिकरण। SC और ST ये दोनों असुरक्षित समूह हैं, इनका सशक्तिकरण करने पर, इनको आगे बढ़ाने पर भी निर्धनता कम होगी। तो ये सारे उपाय यदि कम होते हैं तो निर्धनता का नाश हो पाएगा। निर्धनता की परिभाषा केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। अब बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि हमने पढ़ा निर्धनता रेखा, हमने जाना था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से जिनकी कम जिनको मिलता है वो लोग क्या है? निर्धन है। इसके बाद हमने देखा था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में 800 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति जिनको कम मिलता है, तो वो लोग क्या है? निर्धन है। ये हमने निर्धनता रेखा एक मेजरमेंट, एक निर्धनता रेखा खींच ली थी। 816 तो किस में? गाँव में, और 1000 किस में? शहरों में। अब आप ये मानोगे कि ये निर्धनता रेखा हो गई, तो यदि कोई व्यक्ति 1000 रुपये की जगह 1010 रुपये कमाता है तो वो निर्धनता रेखा से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो न्यूनतम निर्वाह स्तर है या न्यूनतम जो आवश्यकता है वो क्या बता रखी है? 1000 रुपये बता रखी है, 816 रुपये बता रखी है। यदि गांव में
₹20 जो कमाता है वो भी निर्धनता रेखा से ऊपर आएगा। तो क्या वो 1010 रुपये में, ₹820 में, इतने से यदि हम अधिक कर देते हैं रुपए उसके, तो वो क्या जो आवश्यक सेवाएं हैं वो उसके पास उपलब्ध हो पाएंगी? हमने बात की थी कि बहुत कम होते हैं। यदि एक व्यक्ति का खर्चा 1000 रुपये प्रति माह है तो वो बहुत कम है। तो यदि वो थोड़े से रुपए एक्स्ट्रा कमा लेता है तो क्या वो निर्धनता रेखा से ऊपर आ जाएगा? तो हमारे भारत देश में जो निर्धनता रेखा का आकलन न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर से किया जाता है, ना कि उच्च जीवन निर्वाह स्तर से। ये तो बात गलत हो गई। यदि उच्च मतलब एक व्यक्ति को क्या चाहिए, उसके पास क्या हो भाई, उसके पास जो अमाउंट दे रखा है वो तो हो, साथ में उसके पास शिक्षा हो अच्छी, अच्छा स्वास्थ्य हो, उसको दोनों टाइम का अच्छा भोजन मिले, पोषण स्तर उसका अच्छा हो, समझ में आ रहा है, कोई भी उसके घर में बाल श्रम ना करता हो। तो ये सारी चीज़ें यदि होती हैं तो उसका जीवन निर्वाह स्तर कैसा हो जाता है? उचित हो जाता है। तो जो निर्धनता रेखा की परिभाषा है वो भारत देश में बहुत लिमिट कर रखी है, उसको बदलना होगा। यही बात यहाँ है कि यह न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। जो निर्धनता परिभाषा है वो न्यूनतम स्तर की बात नहीं करता, न्यूनतम स्तर की बात करता है, उचित स्तर की बात नहीं करता, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। जो हमारे विद्वान लोग हैं वो भी कहते हैं कि मानव निर्धनता कर देनी चाहिए, अर्थात केवल खाद्य आवश्यकताओं से या रुपए से उसको नहीं मापना चाहिए, जो पाई जाने वाली जो और आवश्यकताएं हैं उसको भी इसमें तय कर देना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने निर्धन व्यक्तियों को काउंट तो कर लिया, लेकिन उनको जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो कितनी मिल पाती है उसको हमने नहीं देखा। तो इस हिसाब से तो हमारे भारत देश में बहुत सारे व्यक्ति निर्धन होंगे। समझ आ पा रहे हो? तो हमारे जो भारत देश है उसमें ये देखा जाता है कि बड़ी लोग संख्या जो लोग हैं उनके पास भोजन हो, ये हमने उसकी परिभाषा में तय किया है 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी। लेकिन जिन व्यक्तियों के पास 2100 कैलोरी अवेलेबल है, जिन व्यक्तियों के पास 2400 कैलोरी अवेलेबल है, जिन व्यक्तियों के पास 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह है, जिनके पास 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह है, तो क्या उनके पास शिक्षा है? क्या उनके पास घर है? क्या उनको एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं? क्या उनके जो रोज़गार है उसको सुरक्षा है? क्या वो संगठित क्षेत्र में रोज़गार कर रहे हैं? क्या उनमें आत्मविश्वास है कि हाँ मैं अच्छा रोज़गार मिल रहा है, मुझे, मेरे पास अच्छे पैसे हैं, मैं एक अच्छा घर ले सकता हूँ? जाति और लिंग भेदभाव से क्या वो मुक्त है? उसके साथ किसी प्रकार का कोई क्या भेदभाव नहीं होता? किसी प्रकार की उसकी जाति सूचक शब्द नहीं बोले जाते? क्या वो बाल श्रम प्रथा से भी मुक्त है? यदि ये सारी चीज़ें उसके पास अवेलेबल है तो ही वो व्यक्ति क्या होगा? निर्धनता रेखा से ऊपर होगा। लेकिन हमारे भारत देश में निर्धनता रेखा से ऊपर के लिए क्या बोला है? केवल लोगों के पास क्या हो? भोजन हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि भारत देश में लोगों के पास यदि ये सारी चीज़ें हैं तो ही वो निर्धनता रेखा से ऊपर होना चाहिए। मतलब हमारी जो परिभाषा है उसको क्या करके रख दिया? बाउंड करके रख दिया, बल्कि उसका क्या करना चाहिए? विस्तार कर देना चाहिए। विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा क्या होती है? बदलती रहती है। हमारा देश विकास कर रहा है तो निर्धनता की परिभाषा भी क्या होनी चाहिए? बदलती रहनी चाहिए। निर्धनता उन्मूलन एक गतिशील लक्ष्य है। मैंने आपसे बताया ना कि केवल खाने से रिलेटेड नहीं, बाकी सारी जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध होनी चाहिए। ये निर्धनता एक गतिशील लक्ष्य है, एक लक्ष्य है जो कि ऐसा नहीं कि हाँ केवल भोजन है तो हमने उसको क्या कर दिया? भेद दिया। वो लक्ष्य ऐसा है जो कि बदलता जा रहा है। सभी के लिए शिक्षा हो, सभी के लिए स्वास्थ्य हो, ये सारी चीज़ें उसमें बदलती जा रही है। तो ये लक्ष्य है, गतिशील है। तो सरकार को जो अपनी योजना है उसी लक्ष्य के आधार पर बनाई जानी चाहिए, ना कि केवल खाद्य आवश्यकताओं को देखकर। समझ में आ रहा है? तो ये भी सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। सभी को क्या देना? स्वास्थ्य सेवा देना, शिक्षा देना, रोजगार उपलब्ध कराना, लैंगिक समता और निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां ही हमारी क्या है? लक्ष्य है। समझ में आ रहा है कि हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि सभी को क्या प्रदान करना? निर्धनों को सम्मान देना। समझ में आ रहा है? और जैसी जो सारी जो चुनौतियां हैं वही हमारा लक्ष्य है। तो ये हमने जाना हमारे भारत देश के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो आपको याद रहेगा कि जो मेन चुनौती है वो यही है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धनता का प्रतिशत असमान है, जिसे कि हमें समान लाना है। उसके बाद हमारी जो दूसरी चुनौती है वो असुरक्षित समूह के लिए है कि उनमें निर्धनता का प्रतिशत बहुत अधिक पाया जाता है, जिसे कि हमें कम करना है। और
तीसरी जो चुनौती है वो ये है कि हमारे भारत देश में जो निर्धनता रेखा है उसका आकलन केवल खाद्य आवश्यकताओं को लेकर किया जाता है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बाल श्रम से मुक्ति, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, ये सभी चीज़ें भी उस परिभाषा में शामिल करनी चाहिए। तो बच्चों याद रहेगा। तो इसी के साथ बहुत अच्छी खबर है कि आपका लेसन होता है यहाँ पर ख़त्म। अब आपको क्या करना है, ये लेसन हमने पूरा पढ़ाया, उसका रिवीजन करना है ताकि कि जो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न कर पाएँ उसके आप आंसर सॉल्व करवाएं। और आशा है कि आपको पूरा लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि जो कि हमने डिफरेंट 8 पार्ट्स में अध्ययन इसका किया है। आपको सभी जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से सुनने हैं, जहाँ दिक्कत होती है वो उनको रिवाइंड करना है, उसको दोबारा सुनना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।